Good morning and welcome all of you in online education program organized by Deepshika Kala Sansthan and University of Technology. Today we are going to discuss about marginal costing. देखिए ये जो marginal costing जो टॉपिक है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. कॉस्टिंग जो आपका टॉपिक है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग का वो पार्ट है जो आपको बहुत मदद करेगा न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में. हम देखते हैं व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके इफेक्ट हैं बिजनेस में, ये किस तरीके से यूज में आता है, कितना हमारे काम का है या नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट दैट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. देखिए जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये किस पर बेस्ड है, ये जो कॉस्ट है आपके किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके बिहेवियर पर बेस्ड होती है. मार्जिनल कॉस्टिंग में आप जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी जो आउटपुट वॉल्यूम है, जितना आप माल बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग वेरी होगी, इफेक्ट होगी, कम होगी या ज्यादा होगी. यदि आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कम है तो कॉस्ट कम होगी, यदि आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ज्यादा है तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से मार्जिनल कॉस्टिंग इज नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग इन विच ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर accumulated and cost per unit is ascertained only on the basis of variable cost. जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसी को हम वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं. देखिए यहां पर दो तरह की कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते समय दो कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. यहां पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की. वेरिएबल कॉस्ट आप यदि प्रोडक्शन अपना एक यूनिट से भी यदि इंक्रीज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, यदि एक यूनिट से कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी. तो आउटपुट पर पूरी तरह से डिपेंड करता है ये. आगे बढ़ते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड इन टू क्लासेस. दो तरह से आपने इनको बांट दिया सारी कॉस्ट को. फर्स्ट वन इज फिक्स कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट. जो फिक्स कॉस्ट है ये फिक्स रहती है, चाहे आप जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं. कम या ज्यादा होने पर फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है. फॉर एग्जांपल यदि हमने प्रोडक्शन के लिए माल बनाने के लिए यदि कोई फैक्ट्री लीज पर ली है या रेंट पर ली है तो उसका लीज अमाउंट और रेंट अमाउंट यदि आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी वही लगेगा, और यदि 100 और 500 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी उसका लीज अमाउंट और रेंट अमाउंट सेम ही रहेगा. तो ये एक फिक्स कॉस्ट है. जबकि यदि हम किसी भी प्रोडक्ट में लगने वाले रॉ मटेरियल की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो वो जितनी देर आप मशीन चलाएंगे, यदि कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप मशीन कम रन करेंगे, दैट मींस बिल कम होगा. यदि आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी मशीनरी ज्यादा चलेगी, दैट मींस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होगा. लेकिन यहां पर एक कॉस्ट और है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अलावा. देखते हैं. इफ देयर आर कॉस्ट विच हैव द कैरेक्टर ऑफ पार्टली फिक्स्ड एंड वेरिएबल. यदि कोई कॉस्ट ऐसी है जो कुछ हद तक फिक्स्ड भी है और कुछ हद तक वेरिएबल भी है तो ऐसी कॉस्ट को हम कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट. वो यदि कुछ हद तक वेरिएबल है तो वो पार्ट कहलाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट और जितना पार्ट उसका फिक्स्ड है वो कहलाएगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. आफ्टर द डेफिनेशन हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर अवर पर्पस फॉलोइंग आइटम्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड. इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. आप कितना मटेरियल यूज में ले रहे हैं वो उसकी कॉस्टिंग में इंक्लूड होगा.
सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व, आपकी उसमें कितनी डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐड होगा. आफ्टर द मटीरियल एंड लेबर वी इंक्लूड इन मार्जिनल कॉस्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो सीधे तौर पर काम में आ रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. After the direct material, direct labor, direct expenses, we can add variable factory overheads. फैक्ट्री के खर्चे इसमें ऐड होते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ ओनली वेरिएबल कॉस्ट. फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो इसमें ऐड होगी. आफ्टर द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स वी कैन ऐड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड जो हमारे खर्चे हैं, फिर से ध्यान रहे सिर्फ वेरिएबल वो यहां पर ऐड किए जाएंगे. एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हमारी जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसका भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग पर बहुत सारा खर्चा होता है आजकल, वो भी मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐड होते हैं, लेकिन सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस. मार्जिनल कॉस्ट इज द अमाउंट at any given volume of output by which aggregate costs are changed in the volume of output is increased or decreased by 1 unit. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है, जो आउटपुट है, उसके इंक्रीज और डिक्रीज करने के साथ साथ कम और ज्यादा होती है. यदि हम हमारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और यदि हम उसका आउटपुट डिक्रीज करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम आएगा. इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम. द मीनिंग एंड नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल है? प्रोडक्शन इन यूनिट आपको दिया हुआ है. आप यदि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो टोटल कॉस्ट है वो है 1000. यदि आपने एक यूनिट से इस प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं 101 यूनिट्स का, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट हो रही है दैट इज 1007 रुपए. दैट मींस एक यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज 7 रुपीज. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ₹7 इज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट. एक यूनिट पर 7 रुपए जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि 1000 सेम है, सेम रहेगा. आप 101 की जगह 102 का यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो सिर्फ 7 रुपीज ही इंक्रीज होगा. दैट मींस आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1014 रुपीज. तो हम इसमें कह सकते हैं if production is increased by 1 unit, the cost increased by ₹7. Therefore, variable cost is ₹7 per unit. This is the marginal cost of commodity. After the definition and example, what is the uses of marginal costing? क्या किस लिए हमारे लिए एसेंशियल है, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है, क्या इसके यूजेस हैं बिजनेस में, ये बहुत जरूरी चीज है. देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल ओवर वेरिएबल एक्सपेंसेस. जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग पूरी तरह से वेरिएबल कॉस्ट है. वेरिएबल एक्सपेंसेस ही इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. तो यदि हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को यूज में लेते हैं तो हम वेरिएबल एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. हम इसमें कह सकते हैं व्हेन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज अप्लाइड, it is known as to what is the change of variable expenses. यदि हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को यूज में ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ये जान सकते हैं कि वेरिएबल एक्सपेंसेस पर हमारा कितना खर्चा हो रहा है इन द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, एंड व्हाट एफर्ट्स कैन बी मेड सो एज टू कंट्रोल दीज एक्सपेंसेस. और हम इन पर क्या एफर्ट्स करके इनको कम कर सकते हैं. जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पर कितना खर्चा हो रहा है, तब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो यदि हमको ये पता चल जाता है कि हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑन प्रॉफिट. जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं इनका प्रॉफिट पर भी इफेक्ट होता है सीधा सीधा. देखते हैं. बाय एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक,
it can be know as to how the profit is affected by variable expenses. वेरिएबल एक्सपेंसेस की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम जैसे यदि प्रोडक्शन कम करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा। तो हम इस पर जो इसका इफेक्ट है उसका भी पता लगा सकते हैं। इफ देयर इज चेंज इन दीज एक्सपेंसेस हाउ मच इफेक्ट विल बी देयर ऑन प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट पर वेरिएबल एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट हो रहा है हमको ये पता चल सकता है। द थर्ड वन इज इफेक्ट ऑन फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑन प्रॉफिट एंड कंट्रोल ऑन देम। अब देखिए यहां पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस को इंक्लूड तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट कैसे हमको पता चलता है ये मैं आपको बता देता हूं कि जब किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी यदि प्रोडक्ट हमने बनाया है तो उसमें दो तरह की कॉस्ट इंक्लूड है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। यदि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू वेरिएबल कॉस्ट का पता लगा लिया है तो जो बाकी की कॉस्ट बची दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू वेरिएबल कॉस्ट का तो पता लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ हमको जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उनका भी पता लग सकता है और उनका क्या इफेक्ट है प्रॉफिट पर ये भी हम जान सकते हैं और हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखते हैं, इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड and it can easily be know that portion of profit is lost due to these expenses, और प्रॉफिट पर इन एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये भी हम जान सकते हैं। ऑल थॉट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फिक्स्ड कॉस्ट बट स्टिल टू सम एक्सटेंट एफर्ट्स कैन बी मेड टू कंट्रोल सच एक्सपेंसेस। वैसे तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम अपने एफर्ट्स को और ज्यादा यूज में लेकर उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑन प्रॉफिट, द फोर्थ वन इज प्रोडक्शन प्लानिंग। हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है वो प्रोडक्शन प्लानिंग में भी काम में आ सकती है। इफ द फैक्ट्री प्रोड्यूस only one kind of product, it can be know what minimum quantity of the product must be produced per day, per month और per annum। यदि हम किसी एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू हमको ये पता चल सकता है कि हमको पर डे, पर मंथ और पर एनम कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, सो दैट द फैक्ट्री में नॉट सफर लॉस, जिससे फैक्ट्री को, कंपनी को किसी भी तरह का लॉस ना हो। सेल्स प्लानिंग में ये मददगार है। व्हाट मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड सो दैट द बिजनेस वुड नॉट सफर ए लॉस। सेल्स की प्लानिंग में भी ये काम में आ सकती है। प्लानिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की प्लानिंग में भी ये काम में आ सकती है, प्रॉफिट की प्लानिंग में भी ये मददगार है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इट कैन इजीली बी नो that in order to earn a certain amount of profit what quantity of goods should be sold at a particular price। हमको किस प्राइस पर माल बेचना है जिससे हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, जो बिजनेस को, कंपनी को और उस कंपनी के मैनेजमेंट को जो डिसीजंस लेने होते हैं अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, अपने बिजनेस से रिलेटेड, वहां पर भी मार्जिनल कॉस्टिंग के यूजेस हैं। आफ्टर द यूजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग we discuss marginal cost statement। देखिए एक marginal cost statement बनाया जाता है जिसमें कौन कौन सी कॉस्ट को हमको इंक्लूड करना है ये बताया जाता है। Marginal cost statement is prepared on the basis of variable expenses only। Format statement is as follow। जो marginal cost statement बनेगा उसमें कौन कौन सी कॉस्ट को आपको इंक्लूड करना है और कैसे इस स्टेटमेंट को बनाना है, ये नीचे जो शीट दी हुई है स्टेटमेंट बनाया गया है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। जो भी डायरेक्ट मटेरियल हमने प्रोडक्शन में काम में लिया है उसका पूरा अमाउंट यहां पर लिख दिया जाएगा और इसमें ऐड किया जाएगा डायरेक्ट वेजेस, जिसको हम डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं। जो भी हमारी डायरेक्ट लेबर काम में आई है प्रोडक्शन में वो यहां पर लिख दी जाएगी। आफ्टर द डायरेक्ट लेबर वी कैन पुट हेयर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहां पर लिख दिए जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यदि तीनों का को
तीनों को टोटल कर दिया जाए, तीनों को ऐड कर दिया जाए, तो जो अमाउंट हमारे सामने होगा दैट इज प्राइम कॉस्ट, वो कहलाएगी प्राइम कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की। इन प्राइम कॉस्ट वी कैन ऐड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें हम जितने भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ध्यान रहे यहां पर सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पर प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, तो जो अमाउंट हमारे सामने होगा दैट इज मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट। इन मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट वी कैन ऐड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसमें जो ऑफिस से रिलेटेड हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऐड कर दिए जाएंगे। ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमारे सामने होगा उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को। जब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स से रिलेटेड जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट सामने आएगा दैट इज टोटल मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो कहलाएगा टोटल मार्जिनल कॉस्ट, या हम उसको कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आफ्टर दिस वी कैन डिस्कस ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेक इवन एनालिसिस, यहां से हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है साथ ही साथ। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? ब्रेक इवन का मतलब हम समझते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। देखते हैं, in marginal costing the term break even point is used to denote equalness of cost of sales and sales revenue। जो cost of sales है, जो भी हमने सेल किए उसकी कॉस्ट क्या है और सेल्स का रेवेन्यू क्या है, दोनों में क्या इक्वलनेस है, और इक्वलनेस कॉस्ट और प्रॉफिट ऑफ एनी टू अल्टरनेटिव चॉइस एट ब्रेक इवन द बिजनेस हैज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इस पॉइंट पर आने के बाद बिजनेस को ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, और यहां से जैसे जैसे बिजनेस राइज करता है आगे बढ़ता है वहां से बिजनेस को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। हर बिजनेस में एक समय एक टाइम ऐसा आता है स्टार्ट करने के बाद, स्टार्टिंग में जब वो बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाता है, दैट मींस उसका नुकसान होना बंद हो जाता है और यहां से वो आगे बढ़ता है अपने प्रॉफिट की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हम ब्रेक इवन एनालिसिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो देखेंगे। ये जो चार टॉपिक आपको दिखा रखे हैं ये चारों के चारों टॉपिक आपके न्यूमेरिकल हैं, यहां से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। द फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? पहले एक बार चारों को डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन, आफ्टर द कंट्रीब्यूशन द सेकंड कंपोनेंट इज profit volume ratio, we can say PV ratio. The third one is break even point, BEP जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में break even point, और after break even point the fourth one is margin of safety, MOS। तो हमको ये चारों टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन। What is contribution? What is the meaning of contribution? The difference between सेल्स वैल्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। देखिए सेल्स और मार्जिनल कॉस्टिंग, या हम कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। सेल्स के और मार्जिनल कॉस्ट के या वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस ही कंट्रीब्यूशन कहलाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इक्वल सेल्स प्रोसीड ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी सेल्स है उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका निकल जाएगा। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से C इक्वल S माइनस B। यदि हम S में से V जो कि है वेरिएबल कॉस्ट, S जो है सेल्स, सेल्स में से यदि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं इजी वे में। एक एग्जांपल है हमारे सामने, हम उसके थ्रू सॉल्व करके देख लेते हैं, समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट में फिर से कहना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल पॉइंट में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो टॉपिक उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो आप कभी भी हमको फोन कर सकते हैं और हमको मेल कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस एंड मेल अस। देखते हैं एग्जांपल। सपोज फिक्स्ड कॉस्ट कंप्राइजिंग ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तीनों ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं। प्रोडक्शन फिक्स्ड,
एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी फिक्स ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज दीज ऑल आर 3600, 3600 या हम कह सकते हैं 3600, 4000 एंड 3000. द टोटल इज 10,600. दैट मींस जो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जो फिक्स कॉस्ट है वो है 10,600. और सेल्स के बारे में कहा गया है, सेल्स आर रुपीज 51,600, 51,600 जो है वो सेल्स है. द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 34,400. जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी यहां पर दी हुई है 34,400. व्हाट विल द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या होगा? पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना है हमको, ठीक है. पहले इस स्टेटमेंट के थ्रू आप इस क्वेश्चन को समझिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखी सेल्स जो की है 51,600. हमको इसमें से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट को. वेरिएबल कॉस्ट जो ऊपर क्वेश्चन में है 34,400 को हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो द अमाउंट 17,200 इज कंट्रीब्यूशन. तो हमारे सामने निकल के आ गया कंट्रीब्यूशन. अब देखिए, सेल्स जब हमने की है तो उसमें दो तरह की कॉस्ट इंक्लूड है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. और सेल्स में कॉस्ट के अलावा जो चीज ऐड होती है दैट इज प्रॉफिट, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल सेल्स, या सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट. यदि आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, देखिए क्योंकि बिजनेस जो चलता है वो प्रॉफिट के लिए होता है, और आप जो अमाउंट आपका किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में लग रहा है दैट इज कॉस्ट प्राइस. अब आप कॉस्ट प्राइस पे तो माल को सेल आउट नहीं करेंगे, आप उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट. यदि आप अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते रहे तो निकल जाती है आपकी सेल्स, सेलिंग प्राइस. अब यहां पर हमने क्या किया है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया. यदि हम इसमें से फिक्स कॉस्ट को भी माइनस कर दें तो हमारे लिए क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट. देखिए फिक्स कॉस्ट ऊपर दी हुई है 10,600, यदि वो हम कंट्रीब्यूशन में से और माइनस कर देते हैं तो 6,600 जो निकला दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. ये होगा हमारा प्रॉफिट. सेम यहां पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यही बताया गया है, एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल सी. आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन. सी इक्वल एफ प्लस पी. आप फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके भी सी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो दी हुई है 10,600, और उसमें यदि आप प्रॉफिट जो किया 6,600, यदि 10,600 में 6,600 को ऐड करेंगे तो भी आपका कंट्रीब्यूशन निकल सकता है 17,200. तो यहां पर देयर आर टू अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सी. एस माइनस वी इक्वल सी और एफ प्लस पी इक्वल सी. देखते हैं आगे. मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन बना दी गई है यहां पर, एस माइनस वी इक्वल सी, और दूसरा है सी इक्वल एफ माइनस पी. और बोथ दीज इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज एस माइनस सी इक्वल एफ प्लस पी इक्वल सी. तो आप इस तरीके से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जितने भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनको सभी को आपको माइनस करना है कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए. आफ्टर द कंट्रीब्यूशन वी कैन डिस्कस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, जो कि हमारा यहां पर हम देख सकते हैं सेकंड पॉइंट था पीवी रेशियो. तो इसको डिस्कस करते हैं हम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो? मीनिंग ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मीनिंग द रेशियो ऑफ प्रॉफिट मीनिंग इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम. रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इन टर्म ऑफ सेल्स. आपकी कितनी सेल्स है, दो चीजें यहां पर जोड़ी गई हैं. एक तो प्रॉफिट का रेशियो और दूसरी सेल्स का वॉल्यूम. फॉर दिस पर्पस दिस रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द अमाउंट ऑफ सेल्स. आप कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे यहां पर सेल्स से, विद द कंडीशन दैट बोथ आर द सेम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. लेकिन यहां पर ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि दोनों का जो अमाउंट है वो सेम यूनिट जो आपकी है सेल्स की
उस पर बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कंट्रीब्यूशन आपको 500 यूनिट्स ऑफ सेल्स का दिया हुआ है तो आपकी जो सेल्स है वो भी 500 यूनिट्स ही हो। यदि आगे चल के आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है और टोटल सेल्स में उस इंक्रीज की हुई सेल्स को भी ऐड किया गया है तो आप इस बेस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन और सेल्स की मदद से तभी निकलेगा जबकि बोथ आर फॉर सेम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जब दोनों सेम नंबर ऑफ सोल्ड पर यूनिट सोल्ड पर दिए हुए हों। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इक्वल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, सी डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय 100। इन शॉर्ट फॉर्म हम ये कह सकते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन फॉर सी, सेल्स फॉर एस एंड 100। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पर रुपीज ऑफ सेल्स, ये पर रुपीज सेल्स पर कैलकुलेट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको भी समझ लेते हैं। एग्जांपल जो क्या आपको गिवन है देखते हैं। सेल्स रुपीज 5 लाख, जो सेल्स है वो दी हुई है 5 लाख। पीवी रेशियो आपको दिया हुआ है 50% ऑफ सेल्स का होता है ये, और फिक्स कॉस्ट दी हुई है 1 लाख। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है और कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है सेल्स माइनस पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जो कि कैलकुलेट होगा सेल्स पर। तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। सेल्स जो है 5 लाख और पीवी रेशियो है 50% ऑफ 5 लाख, तो ये होगा 250। 5 लाख माइनस 250, दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट इज 2,50,000, 2,50,000 रुपए। फिर से देख लीजिए, पीवी रेशियो जो है 50% हमने कैलकुलेट किया है सेल्स का, तो अमाउंट है 2,50,000 रुपए 250, और सेल्स जो की दी हुई है 5 लाख हमने माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। आफ्टर द वेरिएबल कॉस्ट वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट। पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, आप पीवी रेशियो में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। पीवी रेशियो जो कि सेल्स का 50% है, अगेन 250, और जो फिक्स कॉस्ट है जो क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख, 250 माइनस 1 लाख, तो द अमाउंट इज 1,50,000, दिस इज प्रॉफिट। इसको हम कहेंगे ये हमारा प्रॉफिट है। और यदि कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो, जो भी आपकी सेल्स है दैट इज 50% ऑफ 5 लाख, तो 2,50,000 इज द कंट्रीब्यूशन। तो तीनों चीजें यहां पर हमने कैलकुलेट कर ली इस एग्जांपल के थ्रू। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है, इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यदि पीवी रेशियो में इंप्रूवमेंट ही आपको दिया हुआ है, और इंप्रूवमेंट पर जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि सेल्स में यदि इंक्रीमेंट होता है, तो यदि इंप्रूवमेंट कहीं है तो आप उस समय पर पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। Improvement in profit volume ratio is always welcome because it leads to increase in the contribution. As a result, profit also increase. हमेशा माना जाता है कि हमारी सेल इंक्रीज हो और हमको इंक्रीज पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़े, क्योंकि इससे हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट होता है, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता है। कैसे कैलकुलेट होगा इन दिस सिचुएशन? इन सच सिचुएशन पीवी रेशियो इक्वल डिफरेंट इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंट इन सेल्स, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इंक्रीज इन प्रॉफिट इंक्रीज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज पर। जितनी भी यूनिट से हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, उस हमारी सेल्स यदि बड़ी है तो हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है और सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उन दोनों को काम में लेंगे तो इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आज टुडे हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन एनालिसिस में हमने 2 टॉपिक 2 कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो। जो 2 पॉइंट हमारे बच रहे हैं, 2 कंपोनेंट हमारे बचे हुए हैं, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये दोनों पॉइंट हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगेन मैं फिर से आपको यही कहूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही आपका न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो स्ट्रांग होगा। कहीं भी आपको यदि हमारी जरूरत है
तो यू कैन कॉल अस एंड मेल अस, आप हमको कॉल और मेल दोनों ही कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।